लाल आतंक की जो चिंगारी 1940 के दशक में फूटी, लाल आतंक के जिस आग ने 40 साल पहले पश्चिम बंगाल के एक इलाके को झुलसा दिया, लाल आतंक के उन लपटों से निकलने का रास्ता आज 9 राज्यों को सूझ नहीं रहा है। हम जिस जमीन पर खड़े हैं वहां से नक्सलवाद एक नई दिशा के साथ पूरे देश में विस्तार कर लेगा। हम आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद में हैं। नक्सल और माओवाद की भट्टी से निकली हिंसा और बदलाव के लिए खूनी क्रांति का नारा आंध्र प्रदेश के 16 जिलों से आगे बढ़कर पड़ोस के महाराष्ट्र और उड़ीसा में पांव जमा चुका है। सरकार का सरदर्द बन चुकी नक्सली हिंसा का लाल काफिला इससे आगे बढ़ता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर में करीब 3 दशक से नक्सलवाद की समस्या है और ये कहा जाता है कि जहां जहां विकास नहीं होता है, सड़कें नहीं पहुंचती हैं, वहां वहां नक्सलवाद पैदा होता है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ हैं और इसके पीछे नक्सलवादियों के कैंप हैं। मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण हिस्सों में भी लाल आतंक का असर है। बालाघाट में न जाने कितने मासूम मौत के घाट उतार दिए गए। जब कभी भी सुरक्षा बलों का दस्ता गांव में आता है और ग्रामीण उनकी जरा भी सहायता करते हैं तो नक्सली उन पर मुखबिरी का आरोप लगाकर उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। सुरक्षा बलों की बंदूक को चकमा देकर लाल क्रांति का राग अलापने वालों के लिए झारखंड में रेड कॉरिडोर बनाना ज्यादा आसान रहा। कई इलाकों में लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ हथियार भी उठाए, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। झारखंड के जंगलों से निकलकर फिर से पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां नक्सलवाद का बीज पड़ा था और देखते ही देखते यह खूनी पेड़ 9 राज्यों में खून बहा रहा है। एक और माओवादी और दूसरी ओर जॉइंट फोर्सेस के बीच पिस रही यहाँ की जिंदगी में अब कुछ अंतर आया है। न पुलिस की गोली का असर, न हुक्मरानों की बोली का। नक्सलवाद का रास्ता झारखंड और बंगाल से होकर बिहार के 22 जिलों को रास्ते से उतार चुका है। पहले नक्सली सिद्धांतों और विचारधारा के आधार पर कार्रवाई करते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। संसदीय लोकतंत्र के विरोध के नाम पर खून का चस्का नक्सली मुंह को ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी इसकी चपेट में आ गए। नक्सलियों के बड़े गेम प्लान में जिस रेड कॉरिडोर की बात की जाती है, उसका एक सिरा यहाँ उत्तर प्रदेश के चंदौली से भी सटता है। नक्सलबाड़ी से नियामगिरी तक, रायपुर से रांची तक, अगर नक्सली अपने समानांतर सरकार चला रहे हैं तो इसकी जड़ें कहां हैं? हमारी सरकार में, हमारी सोच में, या फिर हमारे सरोकार में? इस सवाल का जवाब ढूंढे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। घटना के बाद से पूरे इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स की फोर्स दिखाई दे सकती है और खास तौर से जगलगुंडा, चिंतलनार का इलाका, जो पूरी तरीके से नक्सल इफेक्टेड एरिया ही नहीं माना जाता है, बल्कि माना यह जाता है कि पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार वहां पर चलती है। और इस स्थिति में अब स्पेशल टास्क फोर्स अपने तौर पर पूरे इलाके की न सिर्फ नाकाबंदी कर रही है, बल्कि लगातार पेट्रोलिंग उनकी जारी है। 22 मई को हुए नक्सली और माओवादी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गोलियों से भून डाला, लेकिन सलवा जुडुम के सूत्रधार रहे महेंद्र कर्मा की बर्बर हत्या और फिर उनकी लाश पर घूम घूम कर नाचना ये बताने के लिए काफी है कि नक्सलवाद की आग को कैसे सलवा जुडुम ने भड़काया। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर विपक्ष के तत्कालीन नेता महेंद्र कर्मा ने 2005 में सलवा जुडुम यानी शांति यात्रा बनाई। सूबे के बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय आदिवासियों को सरकार की तरफ से हथियार दिए गए और बाकायदा सरकारी संरक्षण। एक खबर के मुताबिक उसमें 42,000 स्पेशल पुलिस अधिकारी तैनात किए गए, लेकिन बंदूक की नली से निकलने वाली ये शांति यात्रा अपने मकाम तक नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन अपनी अदालत और अपना कानून चलाने वाले नक्सलियों के लिए सिविल सोसाइटी का दखल मंजूर नहीं। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद ने दस्तक तो बेहद खामोशी से दी,
लेकिन जैसे ही सलवा जुड़ुम शुरू हुआ, उसके बाद खूनी हवा बहने लगी। आदिवासियों ने हाथ में बंदूक उठाई और उसके बाद जो डरे हुए आदिवासी थे वह इस तरीके से, जो आप घर देख रहे हैं, टीन के शेड्स के घर हैं, यह विस्थापितों के घर हैं, और एक दो नहीं, तकरीबन 1.5 लाख आदिवासी दोरनापाल इलाके में पहुंचे। दोरनापाल इलाके में ही हम मौजूद हैं और यही सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था नक्सलवाद के मद्देनजर। और कहीं ना कहीं रमन सिंह सरकार या महेंद्र कर्मा जो सोचते थे सलवा जुड़ुम के जरिए रास्ता निकलेगा, रास्ता नहीं निकला। हालत यह हो गई कि चिंतलनार और जगरगुंडा जो इससे सटे हुए इलाके हैं, वहां पर आज की तारीख में भी पटवारी या तहसीलदार जमीन के पट्टे नहीं देता है, बल्कि कमांडर हाथ से लिख कर देता है ये जमीन आपकी हुई, और उसके बाद वहां पर वो खेती कर सकता है। समानांतर सरकार कैसे चलती है, ये दोरनापाल के इसी इलाके में खड़े होकर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और इन घरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सलवा जुड़ुम पर रोक लगाई, अब इन विस्थापितों को दी जाने वाली सुविधाएं भी कम की जा रही है और नक्सलवाद धीरे धीरे कहीं तीखे तरीके से अब इन इलाकों में भी घुस रहा है। सरकार और नक्सलियों की इस लड़ाई में पिसते हैं खुद को कुदरत से जोड़े रखने वाले आदिवासी। इन बच्चियों की तरह ही उस दिन भी आदिवासी लड़कियां बीज खंड पूजा कर रही थी, जब सुरक्षा बलों की गोलियों ने 8 बेगुनाह जिंदगियों को मौत में बदल दिया। इन्हें अपने जड़, जंगल, जमीन से प्यार है, इसके लिए हथियार भी नहीं उठाते, लेकिन हथियार उठाने वालों की गोलियां इनके सीने को बार बार छलनी करती है। नक्सलवाद के नाम पर, उसी नक्सलवाद के पैरों के लाल निशान को टटोलते हुए आज तक जा पहुंचा आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद, जो नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ है। आंध्र प्रदेश के 16 जिले अनंतपुर, आदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, करीमनगर, खम्मम, कर्नूल, मेंढक, महबूबनगर, नलगोंडा, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल और निजामाबाद, जहां नक्सलियों की बंदूकें जंगलों में लाल आतंक की धमक सुनाती है। क्या वाकई नक्सलवाद के मिजाज की तरह ये नदी भी है? क्योंकि ये प्राणहिता नदी दरअसल निकलती तो छत्तीसगढ़ से है और उसके बाद महाराष्ट्र होते हुए आंध्र प्रदेश आती है। लेकिन आंध्र प्रदेश से जो नक्सलवाद निकलता है वो दरअसल बिल्कुल उस जीवित मछली की तरह धारा के खिलाफ तैरते बहते हुए आगे बढ़ा और अपना विस्तार करते चला गया, जिसमें आंध्र प्रदेश से निकलता है और इसी नदी के आश्रय उस पार महाराष्ट्र में कदम रखता है और उसके बाद छत्तीसगढ़। एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई ये माना जाए कि नक्सलवाद ने जिस तरीके से अपने पैर पसारे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना था, या व्यवस्था शायद सुन नहीं रही थी लोगों को, इसलिए अपनी जुबान से और हाथ में बंदूक रखते हुए ये बात कहनी थी कि सत्ता तो बंदूक की नली से निकलती है। ये वही नदी है जिसे पार करके नक्सलवाद की नाव आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र में पहुंच जाती है। महाराष्ट्र के 4 जिले चंदनपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया और अहेरी में नक्सलियों का असर देखा जा सकता है। 1984 में यहाँ सबसे पहले गढ़चिरौली जिले में कमलापुर में एक बड़ा नक्सली अधिवेशन हुआ था। 29 साल में यह आंदोलन विचारों के लाल रंग से ज्यादा बेगुनाहों के लाल खून से लथपथ है। अधिवेशन वो लोग अपना पम्पलेट प्रिंट किए थे, पोस्टर्स किए थे, तैयारी शुरू हुए थे। इधर लोगों से वो लोग अनाज गिनाज भी जमा किए थे, शायद अधिवेशन में जो कोई आता है उनको खाना खिलाने के लिए जो कोई वो सब कर रहे थे। हम लोग भी इधर कमलापुर में आए देखने के लिए वो क्या तैयारी चल रहा है देखेंगे करके। बट अधिवेशन का 3-4 दिन पहले हम लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। नहीं, अरेस्ट कर लिया, उस समय कोई ऐसा मुद्दा था या सिर्फ अधिवेशन नहीं होने देना है इसलिए अरेस्ट कर लिया? नहीं, सरकार का यही था इनका अधिवेशन नहीं होना देना कर। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने अगर पैर जमाया तो उसके बाद महाराष्ट्र में वो घुसे और महाराष्ट्र में वो जगह कमलापुर ही थी। 1984 में कमलापुर अधिवेशन हुआ। दरअसल ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, जहां पे प्राणहिता नदी है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, उस वक्त मध्य प्रदेश कह सकते हैं आप, उसका बॉर्डर जहां पे इंद्रावती नदी है। और दोनों के बीच में यह जगह खास तौर से दक्षिणी गढ़चिरौली का यह हिस्सा है जिसके मध्य में यहां के मैदान को चुना गया। और उस वक्त 10,000 लोगों को पहली बार प्रशासन ने गिरफ्तार किया और वहां से एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या ये आंदोलन इसके बाद दब जाएगा या फिर यहां से एक नई शुरुआत होगी? नक्शे के ऐसे ही त्रिकोण बस 2 किलोमीटर के दायरे में सिमटे हैं।
यहाँ से आतंकवादियों को आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा तक जाने में मदद मिलती है। आज से नहीं, 30 साल से। तब हिंसा दोनों तरफ से नहीं होती थी, पुलिस की तरफ से नहीं होती थी, इनके तरफ से नहीं होती थी। अभी हिंसा का प्रतिहिंसा चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इधर ये लोग मार रहे हैं उनको, वो लोग उनको मार रहे हैं, ऐसा चल रहा है। इससे आंदोलन बड़ा हो रहा है या फिर कमजोर हो रहा है? आंदोलन हमारी तरफ तो अभी कमजोर है। यह है नक्सल प्रभावित इलाके का सच। हम बैठे हैं शबरी नदी के किनारे। जाहिर है इसकी खूबसूरती देखकर किसी का भी मन मचल जाए, लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि दरअसल शबरी नदी के उस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वह उड़ीसा का इलाका है और हम बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। बेहद आसान है इस पार से उस पार जाना, और अक्सर हुआ भी यही है। छत्तीसगढ़ में जो भी लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ हो, सीआरपीएफ पे हमले हुए हो, या फिर इस दौर में राजनीतिज्ञों को निशाना बनाया गया हो, यह सबसे सरल माध्यम है एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना। और शायद इससे बेहतरीन मार्ग होता नहीं है। और संयोग यह है कि सुरक्षा और राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से दोनों राज्यों में कोई तालमेल नहीं है। तो यह है नक्सलवाद के लिए स्वर्णिम जमीन। उड़ीसा में तो 19 जिले नक्सली हुक्म की सांस ले रहे हैं। गजपति, गंजम, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कंधमाल, देवगढ़, जयपुर, ढेकनाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बरगढ़ और बोलांगीर। दंडकारण्य की हरी पट्टी कभी आदिवासियों तो कभी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के खून से लहूलुहान होती है। खादी वालों के खून पर मातम मनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मासूम आदिवासियों का दर्द नक्सली डर के साए में सिसक कर रह जाता है। माओवादियों ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमले के लिए छत्तीसगढ़ के उस इलाके को चुना जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के इस इलाके में माओवादियों की पैठ की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो एक राज्य में वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी आसानी से जंगल के सहारे दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो 16 जिले नक्सली रंग में रंगे हैं। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर। यहाँ पूरे बस्तर की नक्सली कमान रमन्ना उर्फ रोउला, श्रीनिवास और गणेश उइके के पास है। बस्तर में करीब 3 दशक से नक्सलवाद की समस्या है और ये कहा जाता है कि जहां जहां विकास नहीं होता है, सड़कें नहीं पहुंचती हैं, वहां वहां नक्सलवाद पैदा होता है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ हैं और इसके पीछे नक्सलवादियों के कैंप हैं। यदि सड़क बन भी जाती है तो इस तरह पेड़ गिराए जाते हैं, जिसके बाद यहां से जाना मुश्किल हो जाता है, लोगों को पैदल जाना पड़ता है। और यही इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों से बात करें तो शायद वो नक्सलवाद के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पहले यहाँ उतना डर सा नहीं लगता था। पहले सब निकलना, किसी के घर बैठना या यहाँ से आना जाना 12 बजे 1 बजे 11-12 बजे तक तो जाते थे। अभी उन्हीं के वजह से अब नहीं जा पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। घर के अंदर घुस सब उनके डर के मारे घर के अंदर रहते हैं और जल्दी से खाना उना खा के घर के अंदर ही रहते हैं। हाँ, खाना पक जाता है, लोग आ जाएंगे और खा के 7 बजे तो 7:30 बजे तो सो ही जाते हैं। बदलते दौर में क्रिकेट भी यहाँ आ गया, लेकिन बच्चे कौड़ियों का परंपरागत खेल भी खेल रहे हैं, ये जाने बगैर कि इनकी जिंदगी कौड़ियों के मोल भी नहीं है। लंबे समय से बस्तर का जगरगुंडा और अबुझमाड़ इलाका नक्सलियों का गढ़ रहा है और आज भी इन इलाकों में नक्सली सक्रिय हैं और वहां पर इनकी मीटिंग होती है। ये बात सच है कि इन इलाकों में उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता, पुलिस वाले भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि इन इलाकों में अभी भी विकास कार्य सरकार के शुरू भी नहीं हो पाए हैं। दूर दूर तक जंगल ही जंगल। दंडकारण्य की राजधानी कहलाने वाला यह मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, एमपी का सबसे ज्यादा नक्सलग्रस्त इलाका। मध्य प्रदेश में बेशक शिवराज सिंह की सरकार है, लेकिन हकीकत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों की सरहदों से जुड़े बालाघाट में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है। सरकारी आदेश की नाफरमानी तो यहाँ हो सकती है, लेकिन नक्सलियों के आदेश को नकारने का मतलब है मौत। नक्सली जब चाहे तब यहाँ खून की होली खेलते हैं।
दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान परिवहन मंत्री रहे लेखीराम कांवरे को भी यहां नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि खतरे के बावजूद आज तक की टीम ने बेखौफ होकर इलाके का जायजा लिया। बालाघाट नक्सली दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में 1988 में पहली बार लैंडमाइन विस्फोट कर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसे नक्सलियों की प्राथमिक शाला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस इलाके में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 3 राज्यों की सरहदें जुड़ती हैं। लिहाजा किसी न किसी संगीन वारदात को अंजाम देकर नक्सली इन्हीं रास्तों से एक दूसरे राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं। नक्सलियों के बारे में एक आम धारणा है कि आदिवासियों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज तक ने यहां आकर पाया कि नक्सलवाद का स्वरूप बदल चुका है। नक्सलवाद के नाम पर इलाके से गुजरने वाली बसों, जंगलों में काम करने वाले मजदूरों और खदान मालिकों से वसूली हो रही है। इलाके में मैगजीन और तांबे का भंडार है, लेकिन खदान मालिकों से मोटा पैसा लेकर नक्सली आदिवासी हकों से आंख मूंदे हुए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत है, जबकि यहाँ पे तांबा वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, लेकिन नक्सली उद्योगपतियों को डरा धमका करके यहाँ पे विकास होने नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि एक बड़ा तबका नक्सलियों को आतंकवादी मानने लगा है। वर्तमान जो परिदृश्य है या वातावरण है, मैं इनको नक्सली तो मानता नहीं, न इनकी कोई आइडियोलॉजी है। ये आदिवासियों के, शोषित दलितों के रहनुमा बन के यहाँ आए थे। अब ये संगठित एक गिरोह है जिसे मैं आतंकवादियों का नाम दूंगा। ये शुद्ध रूप से आतंकवादी है। ये लेवी के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं है। नक्सलियों ने देश के हर उस हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है जहां पर कि खनिज पदार्थों की प्रचुरता है। लिहाजा ये इलाका भी उनसे अछूता नहीं रहा। इस इलाके में मैंगनीज और तांबे के अथाह भंडार हैं। देश की एकमात्र ओपन कास्ट तांबे की माइंस मलाजखंड इसी इलाके में है। आम जनता पर अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए नक्सली इस इलाके में किसी न किसी गंभीर वारदात को अंजाम देते रहते हैं। कैमरामैन महंत के साथ सुनील नामदेव, बालाघाट, आज तक। तिरुपति से पशुपति तक लाल आतंक के हर अड्डे पर आज तक हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाल कॉरिडोर में लाल आतंक का ये खूनी खेल, जिसने कितनी ही जिंदगियां इस देश में मौत के घाट उतार दी हैं, जिसमें पशुपति से लेकर तिरुपति तक तमाम ऐसे इलाके, पिछड़े इलाके जो आज भी जिंदगी को तलाशने की कोशिश में नक्सलियों के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ है नक्सली, और उसके बीच गांव वाले जो परेशानियों से हर रोज गुजरते हैं। जंगल और पहाड़ के बीच 9 राज्यों में विकराल रूप ले चुका और 7 राज्यों में छिटपुट फैले लाल आतंक के मंसूबे बेहद खतरनाक है। वर्ग संघर्ष की लड़ाई में सरकार को खुली चुनौती देना चाहते हैं नक्सली, और वो भी सरकार की छाती पर चढ़कर। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक नक्सली दिल्ली को अपने खूनी घेरे में लेना चाहते हैं। सरकार इसे रोकना चाहती है, लेकिन मजबूरी यह है कि जो बेलगाम बंदूकें नक्सलियों के हाथों में है, वो सरकार के हाथ में नहीं। घुटनों के बल चलने वाला नक्सलवाद झारखंड में आते आते मैराथन की तरह दौड़ने लगा। बेलगाम, बेधड़क, न लोगों की जिंदगी की चिंता, न प्रशासन की ताकत का खौफ। झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां रात तो छोड़िए, दिन में भी पुलिस जाने से कतराती है। खूंटी तमाड़ का ये इलाका दुर्दांत नक्सली कुंदन पाहन का गढ़ है। झारखंड पुलिस के लिए कुंदन पाहन एक बड़ा सिरदर्द है। इसने अब तक कई नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है। 5 लाख की आबादी वाले खूंटी में नक्सलियों ने अपना खूंटा ऐसा गाड़ा कि कोबरा और सीआरपीएफ के 2000 जवान भी नाकाफी पड़ गए। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस सूबे की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ के 24 जिलों में से 21 में नक्सल का लाल घोड़ा दौड़ रहा है। बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, दुमका, देवघर और पाकुड़ में नक्सलियों का ऐसा असर है कि प्रशासन बौना पड़ जाता है। राजधानी रांची से महज 60 किलोमीटर दूर खूंटी में लोगों का दर्द उनके जुबां पर उभर आता है। डर लगता है, देखे नहीं हम लोग माओवादी कैसा होता है, लेकिन
पता नहीं, डर तो लगता है हम लोग को, इसलिए हम लोग बाहर नहीं होने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग डर से कुछ बोलते नहीं है, हम लोग डर है, पूरा फैमिली रहते हैं ना, इसलिए मैं घर अपने शहर से गांव जाना छोड़ दिया। झारखंड में सक्रिय नक्सलियों से अब जनता निजात चाहती है। अब उन्हें इस बात की छटपटाहट है कि वे अब नक्सली चंगुल से मुक्त हों। वैसे कई इलाकों में लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ हथियार भी उठाए, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। माओवाद की हिंसा से जंगल में रहने वाले भी डरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 25 मई को कांग्रेसी नेताओं पर हुए हमले के बाद नक्सलियों की तरफ से नई पुरानी मांगे फिर से उठने लगी। नक्सली चाहते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद किया जाए, जंगलों से अर्धसैनिक बलों को सरकार वापस बुला ले, जेलों में बंद उन नक्सलियों को सरकार रिहा करे जिसे माओवाद के कर्ता धर्ता मासूम आदिवासी बताते हैं। साथ ही नक्सल विरोधी कानून खत्म हो। वो ये भी चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की जैसी लूट कॉर्पोरेट ने मचा रखी है वो खत्म हो। 1970 के दशक में नक्सलबाड़ी से पैदा हुआ नक्सल आंदोलन जड़ जंगल जमीन की लड़ाई पर आगे बढ़ा। एक गांव से निकले चिंगारी ने धीरे धीरे कम या ज्यादा 16 राज्यों में माओवाद की आग लगा दी। बंगाल का दर्द आज भी टीस रहा है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जहां पगडंडी कच्चे रास्तों में बदल गई है, वहीं एक के बाद एक योजनाओं के चलते कुछ बदला है तो सिर्फ रास्ते, लेकिन जिंदगी की रफ्तार अभी भी वही है और बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन मिलता है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। क्योंकि अगर कुछ बदला है तो सिर्फ दावे और वादे, लेकिन आम आदमी के लिए परिवर्तन कुछ भी नहीं। पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों बांकुड़ा, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया और बीरभूम में नक्सलियों का दबदबा आज भी बना हुआ है। बंगाल से निकलकर दूसरे राज्यों में नक्सलवाद फैला फूला तो इसके पीछे कई कारण हैं। उन राज्यों में नक्सलियों ने पांव जमाए जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, जहां ज्यादातर इलाके जंगल और पहाड़ के हैं, जो इलाका प्रचुर खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, जो इलाके राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों से दूर हैं और जो इलाके कई राज्यों के सरहदों को जोड़ते हैं। लेकिन इन सब से अलग गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष की उम्मीद ने भी नक्सलवादी हिंसा को बढ़ावा दिया। उस पर से राजनीति का हाथ पीठ पर लगा तो नक्सलवाद और बढ़ा। बिहार में नक्सली आंदोलन का इतिहास काफी पुराना रहा है। पहले नक्सली सिद्धांतों और विचारधारा के आधार पर कार्रवाई करते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज नक्सली पैसों के खातिर कार्रवाई करते हैं। यही वजह है कि आम जनता से उनका नाता लगातार टूटता जा रहा है। बिहार के 22 जिलों में नक्सलवाद पैर पसार चुका है। ये जिले हैं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया। लेकिन बदले हालात में जो नक्सलवाद के सताए हुए हैं वो भी, और जो कभी नक्सलवाद के पैरोकार रहे वो भी मानते हैं कि नक्सली अपने रास्ते से भटक गए। वर्चस्व बनाए हुए रहेंगे ही ना, इसलिए कि उनके साथ पॉलिटिकल ताकत है, उनके साथ पॉलिटिकल व्यक्ति है, उनको संरक्षण मिलता है, उनको सराहना मिलता है, उनको पैसा पॉलिटिकल देते हैं, हर तरह का पॉलिटिकल उनको ताकत मिलती है, तो उनका तो प्रभाव रहेगा ही। कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी? सारे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष चौधरी जी उनके साथ हैं, इमामगंज से वो जीतते हैं। कौन नहीं जानता है? बिहार के बच्चे लोग जानते हैं। क्या हमारे नीतीश कुमार नहीं जान रहे इस बात को? उनके कहने पर टिकट वितरण होता है, टिकट दिया जाता है जदयू के लोगों को और लोगों को। उदय नारायण चौधरी की बात जी सर, उनके बारे में कह रहे हैं। उनके कहने पर टिकट भी मिलता है विधानसभा में, ये फलाना को दीजिए, फलाना का पैरवी है, फलाना का पैरवी है। आज तो छत्तीसगढ़ में नेता ही मारे गए हैं। जी सर, नेता ही मारे गए हैं, क्योंकि उनको दूसरे कहीं ना कहीं से उनको भी ताकत मिलता होगा। बिना पॉलिटिशियन के कुछ हो नहीं सकता है, ये सारा देश जानता है। वो जो घटना घटी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ उसका घटना क्या कहे, जितनी भी उनका निंदा की जाए उस घटना का वो काफी कम है, वो काफी कम है। ऐसा होना चाहिए, समाज सेवी जो व्यक्ति हैं उनके साथ जो ऐसा हुआ बहुत ही गलत हुआ। शेर शाह सूरी की शेर घाटी में आज भी नक्सलियों का राज है। उनकी इजाजत के बगैर यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। इस जीटी रोड पर भी नक्सलियों का वर्चस्व है। बिहार में सत्ता चाहे किसी पार्टी की क्यों न हो, यहाँ नक्सलियों का वजूद हमेशा से कायम रहा है। जाहिर है कि नक्सलियों को जिंदा रखने के लिए
राजनीतिक खाद पानी का भरपूर इस्तेमाल होता रहा है। और ये वो जगह है जहां से बिहार और झारखंड से होकर उत्तर प्रदेश में नक्सली बंदूकें गरजने के लिए आ थमकी। बिहार के सीमा से सटा यह है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का पंडी गांव, जहां अब से कुछ वक्त पहले तक नक्सलियों की चहलकदमी आम बात थी। उनका आना जाना, ठहरना, खाना पीना जैसे इस गांव के लिए हर दिन की बात थी। हालांकि उनकी धमक पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है, मगर छत्तीसगढ़ की घटना के बाद एक बार फिर से लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उनका आना जाना कहीं फिर से शुरू न हो जाए। हालांकि चंदौली जिले के इस गांव में लोगों को नक्सलियों का वैसा डर नहीं सताता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में लाल आतंक का असर है। इंटीरियर में पढ़ते हैं, यहाँ भय से या हमारी कमी से इनको सपोर्ट भी मिल जाता। हमारा जो कॉम्बिंग का मकसद है, एक तो इनको विश्वास दिलाना गांव वालों के, हम आपके साथ हैं, आप डरिए नहीं, पुलिस की प्रेजेंस और इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारा पर्पज है। दूसरा ये कि हम अपने पीएससी के जवानों के साथ, सीआरपी के जवानों के साथ, सिविल पुलिस के जवानों के साथ मूवमेंट इसलिए बनाए हुए हैं कहीं कोई उनको आभास हो कि पुलिस हर जगह मौजूद है और हम कहीं छुप नहीं सकते हैं। चंदौली की ये जंगल नक्सलियों के छुपने की सबसे मुफीद जगह में से एक है। ये वही इलाका है जहां 2004 नक्सलियों ने सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक लैंडमाइन ब्लास्ट में 13 पीएससी के जवान मारे गए थे। आशंका ये जताई जा रही है कि जगदलपुर की घटना के बाद नक्सली भागकर इधर का रुख कर सकते हैं। नक्सलबंदी शासकों के सामने कभी भी नहीं अपना सर छुपाए। जिस कायरता और बर्बरता के साथ हमारी साथियों की जान ली गई, मैं क्या कहूँ, ये इंसानियत के खिलाफ। कब तक लाल आतंक को कायरतापूर्ण कार्रवाई कहकर शोक मनाता रहेगा देश? क्या सिर्फ नक्सलवाद से लड़ने का संकल्प लेकर एक बड़ी समस्या की अनदेखी करता रहेगा देश? 25 मई को बस्तर जिले में नक्सलियों ने इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया, लेकिन सरकार के पास एक्शन प्लान के नाम पर कुछ भी नहीं। बातचीत का क्या, मैं तो बस केंद्र सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर एक कोई कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ उस कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान को लागू किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह जिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात कर रहे हैं, वो कार्य योजना क्या हो? क्या वही योजना जिसका इशारा केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं? चुनाव लड़िए। हमारे पलामू के जो लोकसभा सांसद हैं कामेश्वर बैठा, आज जेएमएम के सांसद, वो कल माओवादी संगठन के जोनल कमांडर हुआ करते थे और उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आए हैं और जनता के मुद्दे लोकसभा में रखते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि कामेश्वर बैठा का प्रयोग बहुत कारगर नहीं रहा, क्योंकि जिस विचारधारा की बुनियाद पर नक्सल आंदोलन खड़ा हुआ, वो 3 दशकों में अपने रास्ते से भटक चुका है। वो अफसरों और ठेकेदारों से रंगदारी टैक्स वसूलते हैं, इसके बदले वो आदिवासियों के शोषण से आंखें मूंदे रहते हैं। माओवाद को मानने वाले नक्सली दरअसल सत्ता तो चलाना चाहते हैं, लेकिन संसद से नहीं, बल्कि अपनी बंदूक के दम पर बनी हुई जंगल सरकार से, जहां पर उनका राज चलता हो। यही वजह है कि एक नक्सली होकर भी कामेश्वर बैठा संसद में चुनकर आते हैं। विधानसभाओं और पंचायतों में नक्सलियों का दखल होता है, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते। आखिरकार वो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? लेकिन समस्या नक्सलियों के स्तर पर है तो दिक्कत सरकारी सोच में भी है। सरकार में बैठे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि असली समस्या क्या है। आखिर भोले भाले आदिवासी हथियार उठाने पर क्यों मजबूर हुए? आखिर 71,000 जवान, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस का भारी दस्ता क्यों नहीं बंदूक के बल पर इस लाल खतरे को कम कर पाया? नक्सली समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए, कई नीतियां बनी, लेकिन सब बेकार गया। ऐसे में एक वाकया याद आता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नक्सली समस्या से निपटने के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में बड़ी ही मासूमियत से उन्होंने ये पूछा कि आखिर हमारे नौजवान नक्सली क्यों बन रहे हैं और ऐसा कोई उपाय है जो उन्हें नक्सली बनने से रोक सके। 23 साल बाद ये सवाल आज भी अपना जवाब ढूंढ रहा है। क्या नक्सलवाद ने आतंकवाद का रूप ले लिया है? क्या नक्सलवादी आंदोलन आदिवासियों के हाथों से हाईजैक हो चुका है?
आखिर कैसे लगेगा लाल आतंक पर लगाम? सरकार को अगर वाकई नक्सलवाद को खत्म करना है तो उसे ईमानदारी से इस बात को समझना होगा कि समस्या माओवादियों से जुड़ी नहीं है बल्कि आदिवासियों से जुड़ी है। उसे ये समझना होगा कि समस्या जो है वो विकास के उस मॉडल की है जहां गरीब आदिवासियों को मिलती है तो सिर्फ बदहाली। ये बात और है कि बजट में उनके नाम पर ढेर सारा पैसा भेजा जाता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ विकास और बातचीत से है। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए दशकों से सरकारी योजनाएं चल रही है। 11वीं योजना में ही नक्सल प्रभावित सूबों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ का बजट पास हुआ। सड़क, सुरक्षा, पानी, स्कूल, जिंदगी की तमाम जरूरतों के लिए दशकों से इन इलाकों में सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए लुटा चुकी है। लेकिन विडंबना देखिए, बस्तर की बड़ी आबादी बगैर बिजली और शौचालय के रहती है। अस्पताल जाने के लिए मीलों चलती है और दवाओं के लिए नक्सलियों पर अभी भी निर्भर है। आखिर सारा पैसा कहां जा रहा है, ये बताने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि नक्सलवाद से सहानुभूति रखने वाले लोग साफ कहते हैं, सुरक्षा लाख मजबूत कर ले, समस्या नहीं सुलझेगी। इलाके का विकास करो, नक्सलियों से बातचीत करो। किससे बातचीत करें और किस मुद्दे पर बातचीत करें? बातचीत हुई आंध्र प्रदेश में 2004 में, मैं भी मौजूद था। राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बातचीत हुई, उनके बुद्धिजीवी लोग आए, उसके बाद हुआ क्या? लेकिन पिछले साल सुकमा के डीएम के अपहरण के दौरान सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर चुके प्रोफेसर हरगोपाल सरकार की ईमानदारी पर उंगली उठाते हैं। प्रोफेसर हरगोपाल का कहना है कि काम निकलते ही सरकार वादे से मुकर जाती है। ऐसे में बातचीत के लिए कौन सामने आएगा? Particularly in Chhattisgarh, after the government agreed and the law secretary signed on behalf of the government, chief secretary was a part of this whole agreement. And then the home minister made a statement the minute the collector came out that we have absolutely no legal validity of this committee and who is this committee to recommend. What is this government has committed? We met the chief minister. Chief minister said 100% I will implement. And the minute problem was over, they said that they will not abide by the agreement. Then what type of legitimacy negotiation will carry? साफ है, हर बड़ी घटना के बाद सरकार कोशिश करती है, लेकिन फिर कदम खींच लेती है। यही वजह है कि नक्सलवाद का रोग अब नासूर से कैंसर बन गया है। नक्सल समस्या के हल के लिए 1980 के दशक में पहली बार केंद्र की कोई टीम आंध्र प्रदेश और बिहार के दौरे पर गई थी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उस टीम को जो यहां से भेजी गई उसकी अगुवाई कर रहे थे उस वक्त के योजना आयोग के सदस्य सचिव जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। करीब 3 दशक का वक्त बीत चुका है और ये रोग नासूर से कैंसर बन चुका है और आज भी नक्सल समस्या के हल के नाम पर वही पुराने वादे, वही पुरानी टीम पर टीम।